86,000 करोड़ का कर्जा है। कर्जे ले लिए जाते हैं, सड़कें बनती हैं, रजबाए बनते हैं, माइनर निकलते हैं और थाई चौपाड़ बनती है, कम्युनिटी सेंटर बनते हैं, परंतु यहाँ तो 8.5 वर्ष से कोई ईंट लगी नहीं और 3.5 वर्ष हो गए सरकार को बने को, आज तक किसी गांव में एक भी विकास का सांझला काम नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। आज बाढ़ खेत को उठाती है, आज दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए हैं, बिजली खंभे चाट गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश में जल घर है तो जल नहीं, आज हरियाणा प्रदेश में अगर बिजली घर है तो बिजली नहीं, आज हरियाणा प्रदेश में सड़कें हैं तो सड़कों की हालत दयनीय है कि उनसे चला भी नहीं जाता। आज हरियाणा प्रदेश में स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं, आज अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं। कोरोना काल आया था, कोरोना काल में ना ऑक्सीजन थी, ना रेमडेसिविर थी, ना कोई टीका लगाने के लिए नर्स थी, ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई बेड थे। और जब देश इस हालात में था, प्रदेश इस हालात में था, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार आपके सामने है कि शराब घोटाला कर रही थी, शराब बेच रही थी। नंबर 2 में शराब घोटाला कोरोना काल में हुआ। जब कोरोना काल था तो रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जब कोरोना काल था तो चावल घोटाला हुआ और आपके यहाँ पे भी कैथल जिला अछूता नहीं रहा। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैथल जिले में 32 करोड़ रुपए सफाई के नाम के गांव के लिए आए थे। किसी भी गांव में एक झाड़ू नहीं लगा, 32 के 32 करोड़ रुपए खा गए। रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ कि गांव में रिचार्ज बोर्ड लगे दिखाए गए, परंतु लगा कोई भी नहीं। इसी प्रकार तालाब खुदाई घोटाला हुआ, तालाब एक है, उसी को नरेगा से खोदा दिखाया गया, उसी से नहर महकमे से खोदा दिखा दिया, उसी से पौंड अथॉरिटी से उसकी किस प्रकार से उसको खोदा हुआ दिखाया गया। यानी कि तालाब एक है, 3 जगह से खोदे गए दिखाए गए हैं। हालात इस प्रकार के हैं कि हरियाणा प्रदेश में आज कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला नहीं कि किसी प्रकार किस पे जाओगे। मैंने गलत नहीं किया कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। आप सबको पता है कि आपके पड़ोसी जो पेवा है, वहाँ के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उन्हीं की जूनियर कोच उनसे शिकायत लेके गई थी। कैसा व्यवहार किया कि तुम्हारी पंचायत में बता भी नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से कह रहा हूं कि रक्षक विभक्षक पड़ गए हैं। आज इस प्रकार से बाढ़ खेत को खा रही है कि घपले और घोटाले में, किस प्रकार से कमीशन खोरी में सारे प्रदेश के विधायक और MP और MLA लगे हुए हैं। आज मैं विशेष तौर से आपसे ये भी कहना चाहता था कि आप ये समझ लेना, कोई वाली बात में पैसा गया कहाँ, आखिर सड़कों की हालत इतनी दयनीय हुई क्यों? इसका मुख्य कारण यही है कि कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला है नहीं, कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला नहीं। आज परिवार पहचान पत्र बनाए गए, 1,80,000 जिसकी आमदनी लिख दी, बड़ी उम्मीद थी कि 5100 रुपये पेंशन होगी, बल्कि काट दी गई और काटने के बाद उनको कह दिया गया कि आपकी पेंशन भी नहीं मिलेगी, BPL कार्ड कट जाएगा और 4 लाख से ज्यादा BPL कार्ड कट गए। ठीक इसी प्रकार से किसी का घर कैथल में बना ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े आज छपे हैं, एक भी मकान कैथल जिले में नहीं बना। आखिर सरकार क्या सोई हुई थी? क्या यहाँ गरीबों को जरूरत नहीं थी? पीले कार्ड काट दिए गए, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, 5100 रुपये करना तो बहुत दूर की बात थी। साथियों, सबसे ज्यादा अगर मार पड़ी है किसान पे, मजदूर पे और इसी प्रकार से जवान पे पड़ी है। नरेगा का बजट पड़ा 30%, नरेगा का बजट कम कर दिया 30%, फिर मजदूरी कहाँ से मिलेगी? बेरोजगारी और बढ़ेगी। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया है। 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। CMI की रिपोर्ट कहती है कि 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। और ये क्या कहते हैं कि हमने खर्ची और पर्ची बंद कर दी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है जो बड़ी नौकरी लगाता है। बड़ी नौकरी के लगाने वाले दफ्तर में 3 करोड़ रुपये पकड़े गए। छोटी नौकरी जो लगाता है उसे हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। उसी में यहाँ के एक विधायक पुंडरी के
उसके बेटे से 49 करोड़ रुपए ले लिए और कहा तुझे इंस्पेक्टर लगा देंगे। आखिर विधायकों को तो बख्शा भी नहीं जा रहा, ये कह रहे हैं कि HSSC में हमने पारदर्शिता ला दी। मैं आप सबके सामने ये बताना चाहता था कि इन नौजवानों के आज मन यहाँ से टूट चुके हैं। ये कहते थे कि नौजवान उठे थे, उसने भी कहा था कि हरियाणा में लगने वाली हर फैक्ट्री में 75% हरियाणा प्रदेश के लगेंगे। हरियाणा प्रदेश में फैक्ट्री नहीं लगी तो नौजवान नौकरी कहाँ से लगेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान विमुक्त होकर के 7 समुद्र पार जाकर के, चाहे वो इंग्लैंड में जाए, अमेरिका में जाए, चाहे वो कनाडा में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए, वहां जाकर के अपना पालन पोषण करना चाहते हैं। डोंकी वीजा लेकर के, जान हथेली पे रख करके 7 समुद्र पार जाकर के मजदूरी करना ठीक समझते हैं, बजाय इस प्रदेश में रहने के। एक ले दे करके हम ग्रामीण अंचल में बसने वाले साथियों के लिए फौज बची थी, उस फौज को भी ठेके पे दे दिया। कहने लगे 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती कराएंगे और अग्निवीर 4 साल रखेंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। ना पेंशन मिलेगी, ना अस्पताल में कोई डॉक्टरी सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन से कोई सामान मिलेगा। पहले फौज में हम जाया करते, हमारे बच्चे जाते थे, जान हथेली पर रख के इस देश की सेवा करते थे, और जब लौट के आते 16 साल के बाद नौकरी करके, तो उन्हें पेंशन दी जाती थी, उनको सुविधाएं दी जाती थी, कैंटीन से सामान सस्ता मिलता था, उनको अस्पतालों में मुफ्त में दवाइयां मिलती थी। परंतु अब अग्निवीर भर्ती होंगे और 4 साल के बाद वो घर आ जाएंगे, कोई पेंशन नहीं होगी, कोई उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं होगी। यानी कि जवान दुखी, किसान दुखी, मजदूर दुखी, यहाँ के कर्मचारी दुखी। हमारे कर्मचारी भाई पुरानी पेंशन मांग करने गए थे, उन पे लाठियां बरसा दी और कहने लगे, पहले तो कहते थे इलेक्शन से पहले कि पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, ये कहते थे चिंता मत करो, राम राज ला देंगे, ग्राम राज लाएंगे। 2 साल बाद चुनाव हुए पंचायतों के, और पंचायतों के चुनाव 2 बरस होने के बाद जब आए तो कहने लगे नहीं, तारी सारी ताकत खोस ली गई। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, अगर आंदोलन करोगे तो तुम्हें हटा के दूसरे बना देंगे, हमारे पास रिकॉल करने की ताकत है। फिर कहने लगे अगर ये नहीं कर सके तो तुम्हें पंचों को ताकत दे देंगे, ताकि पंच और सरपंच लड़े, गांव के लोग और सरपंच लड़े। सरपंच गए चंडीगढ़ में, प्रदर्शन किया, उन पे लाठियां बरसाई, 125 से ज्यादा की हड्डी पसली तोड़ दी। यानी कि इस प्रकार का मोहल्ला आंगनबाड़ी वर्कर जाए, उनको उन पे लाठियां बरसाते हैं। अगर किसान जाते हैं उन पे लाठियां बरसाते हैं, अगर मजदूर जाते हैं उन पे लाठियां बरसती हैं, अगर सरपंच जाते हैं तो उन पे लाठियां बरसती हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने के नाम पे जाते हैं तो कर्मचारियों पे लाठियां बरसाई जाती हैं। साथियों, बहुत से साथी मुझसे पूछते हैं, भाई हम तो बीजेपी की वोट तो नहीं डालते, पर यू के चारा हो रहा है, बड़े यही है। जब मशीनों में खराबी है कि यार, मशीनों में कोई खराबी नहीं, इनके पास एक मंत्र है, और वो मंत्र ये है कि इनका एक MP बन गया था और उसने गांव-गांव में एक प्रचार किया था, और वो प्रचार के 35 एक तरफ जात पात का जहर उगला। आज आपके सामने है कि हम जो गांव में बसने वाले लोग हैं, 36 जात के भाई, चाहे हम जाट हैं, गुर्जर हैं, धीर हैं, ब्राह्मण हैं, चाहे हम राजपूत हैं, चाहे रेगर हैं, खटीक हैं, धानक हैं, चाहे खाती हैं, लुहार हैं, सनार हैं, मनियार हैं, कुमार हैं, चाहे हम किसी भी जात से संबंध रखते हैं और चाहे किसी धर्म से संबंध रखते हैं, चाहे हम बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, हम भाई भाई हैं। अगर गरीब की बेटी की शादी हो जाए तो गांव में किसान का बेटा अपनी बहन और बेटी समझ के कन्यादान करता है। अगर किसान की बेटी की शादी हो तो गरीब वाल्मीकि का बेटा भी अपनी बहन समझ के कन्यादान करता है। इससे पवित्र नाता हमारा हो क्या सकता है? हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। परंतु ऐसी सरकार है जो हमारे भाईचारे की दुश्मन है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू को सिख से लड़ा देगी, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएगी और जात पात का जहर उगलेगी। पिछले दिन हम तो मसीना में फोट काटते रहेंगे और वोट उनकी पड़ती रहेंगी, वो यूं ही राज करते रहेंगे।
तो इसलिए हमें भाईचारा मजबूत करना है। मेरे साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता, बात लंबी नहीं करना चाहता, बात को यहाँ पे लाकर के मुकाना चाहता हूँ कि आप रामायण देखते हैं। रामायण में जब आपके सामने है, महाबली थे रावण और रामचंद्र की उनका युद्ध हो रहा था। जब रामचंद्र जी एक तीर मार करके एक धड़ उनकी काटते थे तो 10 धड़ निकलती थी, एक भुजा काटते तो 10 भुजाएं निकलती थी। तो बड़े चिंतित थे रामचंद्र जी कि इसका क्या करें, ये तो बाहुबली है। विभीषण आए, विभीषण ने कहा, रे रामचंद्र जी ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में तीर मारो, ये तब मर सकता है। रामचंद्र जी ने वही किया, नाभि में तीर मारा और रावण गिर पड़े और रामचंद्र जी मुस्कुराए। तो रावण ने कहा कि रामचंद्र जी मत मुस्कुराइए, ये जीत आपकी नहीं, ये तो मेरे भाई था जो मेरा भेद बता दिया, जिसकी वजह से तुमने तीर मेरी नाभि में मार दिया, अन्यथा मैं तेरे से मरने वाला नहीं था। आज ये किसान मजदूर अगर एक हो जाएं, अगर सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, सत्ता तुम्हारी है, तुम्हारे से सरकार ये ले नहीं सकते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर लें, परंतु भाईचारा मजबूत करना पड़ेगा। आज प्रदेश और देश की स्थिति नाजुक है, इसे कैसे मजबूत किया जाए? हमें एक दूसरे के प्रति सद्भाव, शिष्टता से बोलना चाहिए, एक दूसरे को प्यार प्रेम करना चाहिए, हमें एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें किसी के पाँव का अगर हम कांटा निकालेंगे तो हमें भी सुकून मिलेगा और उसे भी सुकून मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव-गांव की गलियों में डोलने की जरूरत नहीं है, ना कभी वो आएंगे। आपके यहाँ के एमपी कौन हैं जानते हो? नायब सैनी, नायब सैनी होगा, अब बेरा ही नहीं देखे कौन के बेरा देखे नहीं, गांव में मैंने आया कदे सैनी कह रहा है, बेरा है, नायब सैनी है। वोट मांगने आया था आगे ना जी, ना वोट मांगने आया और ना ही किसी प्रकार का धन्यवाद करने आया और ना ही ग्रांट देने आया। समय की बात है, डर ये बन रहा है कभी दोबारा भी हो ही ना जीत जाए। अरे हद होगी, बन के चले गए, दोबारा दर्शन दिखाए नहीं। और इसी प्रकार से उन्हीं के पद चिन्हों पे आपके मंत्री महोदय भी है, वो भी बहुत कम आती जाती हैं और आने जाने की जरूरत भी नहीं। तुमने दया दृष्टि से वोट डाले थे और वो मैं कहने चाहता हूँ, गरीबनी है छोड़ा ब्याह लेगी छोरी कर, विकास के नाम पे तुमने डाले नहीं। और मैं तो इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ गाँव में, आखिर नायब सैनी जैसे जो एमपी बन गए, आज तक ग्रांट दी नहीं, आज तक किसी गांव में आए नहीं, वो किस प्रकार के नुमाइंदे हैं, किस प्रकार की सोच लेकर के चल रहे हैं? मैं विशेष तौर से आपसे कहना चाहता हूँ, भाईचारा मजबूत करने के लिए काको किसको धन है और कोयल किसको दे, मीठी बाणी बोल के जग को बस में कर ले। अगर कौवा बोलता है तो सोचते हैं किसी की मंडेर पे बोल रहा है, उसको दबाने के लिए कहेंगे इसको लठ मारो। अगर कोयल कूकती है तो मन भो लेती है। साथियों, हमें भी इसी प्रकार से मीठे बोल बोलने चाहिए, एक दूसरे के प्रति कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। और वो कड़वे बोल जाति पाति के तो बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। सारी जाति कोई भी बुरी नहीं होती, सारे धर्म और मजहब बुरे नहीं होते, हमें एकता करनी चाहिए। और स्थिति ये है कि कोई महंगाई पे बोलेगा, कोई भ्रष्टाचार पे बोलेगा, कोई किसी प्रकार से बेरोजगारी पे बोलेगा तो बड़ा भारी खतरा है देश के संविधान को। देश का संविधान खतरे में है। इस देश की आजादी के लिए कितने ही नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, कितनी ही बहनों की गोद खाली हुई होंगी, कितने के सिंदूर लुटे होंगे, तब आजादी आई होगी, तब संविधान लागू हुआ होगा। अगर कोई बेरोजगारी पे बोलता है, महंगाई पे बोलता है, भ्रष्टाचार पे बोलता है, बोले थे शिवसेना के नेता संजय रावत 102 दिन तक अंदर रखे। और बोले थे सत्येंद्र जैन आम पार्टी के, वहां के हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, 6 महीने से जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जी बोले बिना बात के ईडी पीछे लगा दी, जिसकी वजह से जेल में हैं। और ओम प्रकाश चौटाला बोले तो 2-2, 3-3 बार जेल जाना पड़ा था। लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर 18 जगह कल की रेड है।
यानी कि ईडी और पुलिस, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज चलाया जा रहा है। ये हालात हैं इस देश के। वो कितने दिन तक चलेगा? वो इतने दिन तक चलेगा जब तक हमारा भाईचारा नहीं होगा। हमारा भाईचारा हुआ और पलटा आया। मैं गाँव में आता रहता हूँ, आकर के पूछता रहता हूँ क्या हालात है, कैसी सड़कें हैं, कैसे स्कूल हैं। अगर कोई ध्यान ही नहीं देने वाला, हम करें तो करें क्या? महंगाई आसमान को छोड़िए। इन सारी बातों का आपसे विचार साझे करने के लिए आया था। और कोई वोट मांगने की बात नहीं, जिसका मन करे वोट दिए होंगे, देते रहेंगे। और आज तो केवल ये इस बात के आपके बीच में कि मैं मिल लूँ और आपसे बात कर लूँ, मैं आता रहूँ और आप मिलो नहीं, फिर का जो वो कौन सा बढ़िया था। वोट का हमें वोट लेने पड़ते हैं, हमें तो चुरागार समझते हैं। वोट लुटे चले गए, दोबारा दर्शन दिखाए नहीं। आप सबने जो प्यार, प्रेम और मेरे प्रति आदर दिया, उसको मेरे दिल के उसका बड़ा वजह है। धन्य रहा तो कोशिश करूँगा उसको चुकाया तो नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत ब्याज जो दिया जाए वो भी बहुत है, उसको ब्याज के रूप में उतारने के प्रयास करूँगा। आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।